हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं लेबर लॉ के ऊपर 22वां वीडियो लेक्चर। लेबर लॉ के ऊपर जहां ये 22वां वीडियो लेक्चर है, वहीं इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 चल रहा है। उसके ऊपर 17वां वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत है। मिसलेनियस का मतलब है कि वे छोटे छोटे प्रावधान जिन्हें किसी विशेष अध्याय में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें प्राय किसी भी अधिनियम के अंत में मिसलेनियस नाम से एक अध्याय बनाकर उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रावधान हैं, एक एक दो दो धाराओं के प्रावधान हैं, जिन धाराओं का आपस में संबंध हो भी सकता है और ना भी हो, तो लेकिन अधिनियम से संबंध जरूर है, इसीलिए इन्हें इसी रूप में देखें। प्राय देखा जाता है कि मिसलेनियस प्रोविजन में से छोटे छोटे प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न इस अध्याय में नहीं बनता। तो ये जितनी धाराएं हैं, ये सभी अपने आप में स्वतंत्र धाराएं हैं, इसीलिए इनके ऊपर छोटे छोटे प्रश्न देखे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के धारा 35 से। धारा 34 तक का विषय जो है हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। धारा 35 है व्यक्तियों का संरक्षण। परित्राण एक शब्द और है जो आपको सुनने में नहीं आता, लेकिन ये कभी कभी परीक्षा के अंदर लिखा हुआ देखा जाता है। परित्राण, परित्राण का मतलब भी प्रोटेक्शन है और संरक्षण का मतलब भी प्रोटेक्शन है। धारा 35 की उपधारा 1 में लिखा गया है कि किसी ऐसा हड़ताल या तालाबंदी में जो इस अधिनियम के अनुसार अवैध है, भाग लेने से या भाग लेने से इनकार करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे इनकार के कारण या इस धारा के अधीन इसके द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण व्यवसाय संघ या सोसाइटी के नियमों में किसी तथ्य प्रतिकूल बात के होते हुए भी व्यवसाय संघ या सोसाइटी से निष्कासित किए जाने या किसी जुर्माने या शास्ति का या किसी ऐसे अधिकार या सुविधा से जिसके लिए वह या उसका विधिक प्रतिनिधि हकदारों वंचित किए जाने का भागी नहीं होगा। यानी इसका मतलब यह लिखा गया है कि इस अधिनियम में कुछ और लिखा गया है, लेकिन किसी व्यवसाय संघ या किसी ट्रेड यूनियन या किसी और सोसाइटी के कुछ नियम अलग बने हुए हैं और इस अधिनियम के नियम अलग बने हुए हैं। सोसाइटी के जो नियम हैं वह अवैध हड़ताल में भी भाग लेने को प्रोत्साहित करते हैं और यह अधिनियम अवैध हड़ताल में भाग लेने को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो भले ही किसी सोसाइटी के अंदर या व्यवसाय संघ के अंदर ऐसे नियम बने हो जो अवैध हड़ताल को भाग लेने को भी प्रोत्साहन देते हो, फिर भी यह अधिनियम तो प्रोत्साहन देता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सोसाइटी मजदूरों के ऊपर प्रेशर बनाती है कि वे अवैध हड़ताल या तालाबंदी में सम्मिलित हो और उस प्रेशर में आने के बावजूद भी मजदूर अवैध हड़ताल या तालाबंदी में सम्मिलित नहीं होता और ऐसे सम्मिलित नहीं होने के कारण से उस मजदूर को या तो व्यवसाय संघ या सोसाइटी से निकाल दिया जाता है या उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है या उस मजदूर पे अवैध हड़ताल पर नहीं आने के कारण कोई शास्ति या पेनल्टी लगा दी जाती है या कोई उसका अधिकार छीन लिया जाता है या उसके अधिकार में कमी कर दी जाती है या उसके किसी विधिक प्रतिनिधि के किसी हक में कोई कमी कर दी जाती है या वंचित कर दिया जाता है, तो उसके बारे में यह लिखा गया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह अधिनियम संरक्षण देता है कि अवैध हड़ताल में भाग लेने के लिए किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, किसी को भी बलपूर्वक विवश नहीं किया जा सकता। आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। और न उस संघ या सोसाइटी के अन्य सदस्यों की तुलना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी विषय में किसी निर्योग्यता के अधीन या किसी अहितकर स्थिति में रखे जाने का भागी होगा, और ना ही इस कारण से कि उसने अवैध हड़ताल में भाग लेने से इनकार कर दिया है उस व्यवसाय संघ या सोसाइटी के दूसरे सदस्यों की तुलना में उसकी कोई निर्योग्यता मानी जाएगी, ये तो ना ही उसे कोई नुकसानदायक स्थिति में रखा जाएगा जो कि उसके पहले की स्थिति थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह उन व्यक्तियों का संरक्षण करती है जो कि अवैध हड़ताल में भाग नहीं लेते या अवैध तालाबंदी में भाग नहीं लेते।
अब देखते हैं धारा 35 की उपधारा 2। किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी के नियमों में की कोई बात जो विवादों का किसी भी रीति से समझौता करने की अपेक्षा करती है, इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार या छूट को प्रवर्तित कराने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी। और ऐसी किसी कार्यवाही में सिविल न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है या आदेश देने के बदले कि उसे फिर से सदस्य बना लिया जाए, वह आदेश दे सकेगा कि उस व्यवसाय संघ या सोसाइटी की निधियों में से प्रतिकर या नुकसानी के तौर पर ऐसी राशि दी जाए जिसे वह न्यायालय न्याय संगत समझे। यह धारा भी कुछ मजदूरों का, व्यक्तियों का संरक्षण करती है। यह कहता है कोई भी व्यवसाय संघ या कोई सोसाइटी है, उसके कुछ नियम बने हुए हैं और नियम क्या बने हैं? विवादों का किसी रीति से समझौता करने की अपेक्षा करती है। उस सोसाइटी के नियम यह है कि विवाद चाहे कुछ भी हो, न्यायालय नहीं जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो विवादों का हल करेंगे समझौते के द्वारा। इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार या छूट को प्रवर्तित करने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी। और इसके अंदर इस धारा में जो छूट दी गई है, उस छूट को वह देते नहीं है। यानी कि जो 35 की उपधारा 1 में और 2 में जो दी गई है, वह सोसाइटी देती नहीं है छूट, यानी व्यक्तियों का संरक्षण नहीं करती। वह तो यही कहती है कि विवाद होने पर समझौता कर लिया जाए, आपस के अंदर कहीं न्यायालय और जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय की क्या शक्तियां है, उसके बारे में धारा 35 की उपधारा 2 में लिखी गई है। क्या लिखा गया है, अब उसे वापस फिर से देखते हैं। ऐसी किसी कार्यवाही में सिविल न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे व्यवसाय संघ या सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। क्यों निष्कासित कर दिया गया है? क्योंकि वह सोसाइटी या व्यवसाय संघ के नियम है कि समझौता ही होगा वहां, लेकिन उसने किसी न्यायालय या और किसी का संरक्षण लिया है और ऐसी स्थिति में उसे निलंबित या कहीं और कर दिया गया या कोई भी उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की गई है, सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, वहां न्यायालय यह आदेश नहीं देगा कि सोसाइटी की सदस्यता में उसे वापस लिया जाए, बल्कि सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित करने के कारण उसको कोई मुआवजा, प्रतिकर, नुकसानी के तौर पर कोई राशि दी जाएगी जिसके लिए वह हकदार हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोसाइटी की सदस्यता न्यायालय दे ही नहीं सकता। न्यायालय अगर चाहे तो सोसाइटी की सदस्यता भी वापस दिलवा सकता है, लेकिन सामान्यतः न्यायालय यही करेगा कि न्यायालय प्रतिकर दे देगा। इसमें सोसाइटी अपने आप ही समझ जाएगी कि न्यायालय के आदेश की कहीं न कहीं अवहेलना हो रही है, तो सोसाइटी के अंदर क्या होगा कि उस सदस्य को प्राय वापस ले लिया जाता है और उस प्रतिकर के डर से न्यायालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और उस मजदूर का संरक्षण हो जाता है। अब देखते हैं धारा 36 पक्षकारों का प्रतिनिधित्व। सामान्य नियम यह है कि जो कर्मकार पीड़ित है वही जाए किसी न्यायालय के सामने, किसी ट्रिब्यूनल के सामने या किसी दूसरे प्राधिकारी के सामने। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिनिधि है वह भले ही खुद पीड़ित ना हो, फिर भी दूसरों की तरफ से मामले की पैरवी कर सकता है। जैसे वकील खुद पीड़ित थोड़ी होता है, लेकिन मजदूर की तरफ से पैरवी करता है ना। ठीक इसी तरह से इस अधिनियम में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी, जो वकील भी नहीं है और जो मजदूर भी नहीं है, कुछ व्यक्तियों को पैरवी करने का अधिकार दिया गया है। और इसमें बाद में जो विधिक प्रतिनिधि है यानी कि वकील है, उसको भी प्रतिनिधित्व का अधिकार तो सम्मिलित है ही है। तो कौन कौन विधिक प्रतिनिधि है उसके बारे में धारा 36 में लिखा गया है। उपधारा 1, वह कर्मकार जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व कौन कर सके? जो नीचे लिखे गए कहे गए यह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की जिसका वह सदस्य है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य प्राधिकारी द्वारा। यानी कि अगर कोई मजदूर किसी व्यवसाय संघ में रजिस्ट्रीकृत है तो उसका कोई पदाधिकारी भी उसका प्रतिनिधित्व, उसके मामले का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। व्यवसाय संघ के उस परिसंघ की जिससे खंड क में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबंध है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा। यह कहता है कि व्यवसाय संघ का
कोई दूसरा ऑफिस बियरर है, कोई परिसंघ है या उससे संबंधित ही कोई पदाधिकारी है, कार्यकारी है, तो ऐसी स्थिति में उस यूनियन का जो भी परिसंघ है उसकी कार्यपालिका के द्वारा किसी सदस्य द्वारा भी मामले का प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा। जहां कि कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहां उस उद्योग से जिसमें कर्मकार नियोजित है संसक्त किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे अन्य कर्मकार द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है जैसी विहित की जाए किया जाए। यानी कि इसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है, अगर कोई कर्मचारी ऐसा है जो व्यवसाय संघ का सदस्य ही नहीं है, ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कर्मकार जहां नौकरी कर रहा है वहां का अगर कोई व्यवसाय संघ अगर नहीं भी बना हुआ लेकिन मजदूरों की कोई कार्यपालिका बनी हुई है, व्यवसाय संघ है लेकिन मजदूर उसका सदस्य नहीं है, फिर भी उस मजदूर व्यवसाय संघ की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो मेंबर है वह प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। या कई मजदूरों की तरफ से मुकदमा किया गया है तो कुछ मजदूर जो है अन्य मजदूरों की तरफ से भी प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। उपधारा 2, वह नियोजक जो विवादों में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्य में उसका प्रतिनिधित्व। अब नियोजक के मालिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? उस नियोजक संगम के जिसका वह सदस्य है किसी अधिकारी द्वारा, जहां का वह मालिक वर्ग जहां से एसोसिएट है, जहां से वो जुड़ा हुआ है, उस फैक्ट्री का, उस कारखाने या उस उद्योग का कोई अधिकारी भी मालिक वर्ग की तरफ से प्रतिनिधित्व कर सकता है। नियोजक संगमों के या उस परिसंघ के जिसमें खंड क में निर्दिष्ट संगम संबंध है किसी अधिकारी द्वारा, और अगर वह नियोजक संगम किसी और जगह से जुड़े हुए हैं, किसी और परिसंघ से जुड़े हुए हैं, कोई और एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कोई और फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उस दूसरे फेडरेशन या परिसंघ के जो अधिकारी है वह भी प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ग, जहां की नियोजक किसी नियोजक संगम का सदस्य नहीं है, वहां उस उद्योग से जिसमें वह नियोजक लगा हुआ है संसक्त नियोजक संगम के ऐसे अधिकारी या उसमें लगे हुए ऐसे अन्य नियोजक द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है जैसी विहित की जाए किया जाए। यानी कि अगर कोई मालिक वर्ग है, किसी मालिक वर्ग का कोई समूह ही नहीं है, मालिक वर्ग का समूह का मतलब यह है कोई एक बाजार है, बाजार के अंदर अलग अलग दुकानें हैं, या कोई औद्योगिक परिसर है जहां पर अलग अलग उद्योग है और उन सभी उद्योगों के मालिक वर्ग ने मिलाकर अपनी कोई यूनियन बना रखी है, तो या तो उस यूनियन की तरफ से प्रतिनिधित्व हो सकेगा, या ऐसी स्थिति के अंदर अगर यूनियन नहीं बनी हुई तो जो भी उद्योग है उसके किसी अधिकारी द्वारा या नियोजक जहां काम कर रहा है या यूनियन जहां से कोई बनी हुई है उसके अधिकारी, मैनेजर जो प्राय मैनेजर ही हुआ करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते हैं, इनके द्वारा मामले का प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा। या कई सारे मालिक है तो एक दो मालिक अनुपस्थित है, तो जो मालिक उपस्थित है वह अनुपस्थित मालिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, अनुपस्थित नियोजक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। उपधारा 3 विधि व्यवसाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है कि विवाद का कोई पक्षकार इस बात का हकदार न होगा कि इस अधिनियम के अधीन की सुलह कार्यों में या न्यायालय के समक्ष की कार्यों में उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसाय द्वारा किया जाए। विवाद का कोई पक्षकार इस बात का हकदार न होगा, नो पार्टी टू ए डिस्प्यूट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर in any conciliation proceeding under this act or in any proceeding before a court। यानी विधि व्यवसाय यानी कि वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, विवाद का हल बिना वकील के, बिना विधि व्यवसाय द्वारा किया जाएगा, वह हकदार नहीं होगा इस अधिनियम में, इस अधिनियम के अधीन की सुलह कार्यवाही में। लेकिन सुलह कार्यों में या न्यायालय के कार्यों में विधि व्यवसाय द्वारा प्रतिनिधित्व का हकदार नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई ट्रिब्यूनल वगैरह जहां पर अधिकार दिया गया है वहां वह सुलह कार्यवाही के अंदर, सुलह कार्यवाही के अलावा जो मामले हैं वहां विधि व्यवसाय का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सम्मति से और यथास्थिति श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण की इजाजत से विधि व्यवसाय द्वारा किया जा सकता है। अब इसने बता दिया क्षेत्र के कहां विधि व्यवसाय द्वारा हो सकता है प्रतिनिधित्व।
विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व श्रम न्यायालय है, लेबर कोर्ट है, वहां पर वकील हो सकता है। ट्रिब्यूनल है, वहां वकील हो सकेगा। नेशनल ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय अधिकरण है, वहां वकील का प्रतिनिधित्व हो सकेगा। या कोई भी कार्य में, चाहे अब वो सुलह कार्यवाही हो, कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सहमति हो जाती है। अन्य पक्षकार कौन सा? सामने वाला पक्षकार, मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग, जो दोनों ही पार्टियां हैं, या दोनों मजदूर वर्ग के पार्टियां हैं, या दोनों ही मालिक वर्ग की पार्टियां हैं, तो जो भी पार्टियां हैं उनकी तरफ से, अगर सबकी तरफ से दोनों से सहमति हो जाती है, तो यथास्थिति तब विधि व्यवसाय के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। धारा 36 क कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यानी कि अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई हो रही है या किसी धारा के निर्वचन में कोई कठिनाई हो रही है, तो उसके बारे में प्रावधान दिया गया है कि उस कठिनाई को कैसे दूर किया जाएगा। उपधारा 1, यदि समुच्चय सरकार की राय में किसी अधिनिर्णय, यानी कि कोई निर्णय दिया गया है उसके अंदर, या समझौते के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उद्भूत होती है, तो वह उस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे। कोई समझौता हो गया है, कोई सुलह कार्यवाही हो गई है, उसके अंदर जो निर्णय दिया गया है, जो वर्डिक्ट दिया गया है, या जो अवार्ड दिया गया है, जो सेटलमेंट दिया गया है, उसके बारे में कुछ कठिनाई है, उसके सब भाषा को लेकर कोई कठिनाई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर समुचित सरकार उसको श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी कि आप इसके ऊपर कोई उचित निर्णय दीजिए। श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण जिसे ऐसा प्रश्न निर्देशित किया जाता है, पक्षकारों को सुनवाई करने का अवसर देने के बाद में ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। अब ऐसा श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस प्रश्न के ऊपर जो उसे सौंपा गया, दोनों पक्ष को सुनेगा और सुनने के बाद में उसका निर्णय देगा, और जो फैसला होगा वह दोनों पक्षकारों के ऊपर बाउंडिंग होगा, बाइंडिंग प्रोसीजर, यानी कि आबद्ध कर होगा। धारा 36 ख, छूट देने की शक्ति। जहां समुचित सरकार का किसी औद्योगिक स्थापना या उपक्रम या उस सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाए गए औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि ऐसे स्थापना या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रम को वर्ग में नियोजित कर्मकारों की बाबत औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटारे के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों में से ऐसे स्थापना या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रम के वर्ग को शर्त सहित या शर्त के बिना, यानी शर्त रहित छूट दे सकेगा। समुचित सरकार को लगता है कि जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है, जो उपक्रम बना हुआ है, उस सरकार के विभाग द्वारा चलाए गए औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग के बारे में अगर समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई भी उद्योग है या ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर नियोजित कर्मकारों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है, तो उस झगड़े के अन्वेषण के लिए और उसके निपटारे के लिए वहां पर पहले से नियम बने हुए हैं, और वो नियम इतने पर्याप्त है कि उन्हें इस अधिनियम की कुछ धाराओं की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के कुछ धाराओं को या उसके कुछ प्रावधानों को शर्त सहित या शर्त रहित छूट दे सकेगा कि इस धारा के प्रावधान तो लागू नहीं होंगे, इसके विपरीत उस उद्योग के या उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए जो विवादों को निपटारे के प्रावधान है वे लागू होंगे, ऐसी छूट दी जा सकती है। धारा 37, इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के लिए परित्राण या संरक्षण, मैंने आपको पहले भी बोला संरक्षण को एक परित्राण भी बोला जाता है। यह इसलिए लिखा है कि कई बार परीक्षा के अंदर आजकल यह देखा जाता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि स्टूडेंट का ज्ञान चेक करने के लिए कुछ शब्दों को इधर का उधर कर देता है, यानी कि दूसरे शब्द लिख दिया जाता है। तो संरक्षण, प्रोटेक्शन को परित्राण भी बोलते हैं, इसे आप ध्यान में रखें। मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक परीक्षा में के पेपर में मैंने देखा है ऐसा परित्राण लिखा हुआ है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह से अंग्रेजी में भी कई शब्दों की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो देखा जाता है कि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो भाषा अपनी मजबूत रखें और शब्दों के ऊपर थोड़ी कमांड रखें।
तो इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाही के लिए कुछ संरक्षण है, वो क्या है? कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही अधिनियम द्वारा तद्दीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आसित किसी बात के लिए किसी विधि के विरुद्ध नहीं होगी। कोई व्यक्ति ने सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, उसका संरक्षण किया जाएगा। सद्भाव पूर्वक कार्य करने में भी अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे कहीं न कहीं अभयदान दिया जाएगा। धारा 38 नियम बनाने की शक्ति। यह समुचित सरकार को कुछ प्रकाशन करने के बाद में, यानी पहले से प्रकाशित कर दे कि यह नियम है, नियम बनाने की शक्ति दी गई है, तो उसी के बारे में देखते हैं। समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्ययन देते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। यानी नियम तो बना सकेगी समुचित सरकार, जिससे इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बना सके, लेकिन उन नियमों का पहले प्रकाशन करना पड़ेगा, ये एक शर्त है, जरूरी शर्त है। उपधारा 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेगी। यानी कि ऐसे जो भी नियम बनाएंगे, खास तौर पर जो अधिनियम में पहले से शक्ति दी गई है या इस अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, ना तो उनकी शक्ति को किसी तरह से कम करने वाली होगी, ना ही इस अधिनियम में जो पहले से विशिष्ट प्रावधान या जो शक्तियां दी गई है उसको किसी तरह से कोई विपरीत प्रभाव डालने वाली होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो नियम बनाए जाएंगे वे प्रभावी हो सकेंगे। और नीचे एक सूची दी गई है कि कहां-कहां और किन-किन परिस्थितियों में जो इस अधिनियम के उपबंध है उनके स्थान पर नियम बनाकर समुचित सरकार उनका पहले से प्रकाशन कर उनको लागू कर सकेगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, ये एक सूची है जो काफी लंबी है। सुलह अधिकारियों, बोर्डों, न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, अधिकरणों, राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्तियां और प्रक्रिया, और उसके अंतर्गत साक्ष्यों को सम्मन करने, जांच करने या अन्वेषण की विषय वस्तु को सुसंगत दस्तावेजों को पेश करने, गण पूर्ति यानी कि कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या और रिपोर्टों तथा अधीन निर्णयों को निवेदित करने की रीति विषयक नियम आते हैं। समुचित सरकार नियम बना सकेगी कि सुलह कार्यवाहियां कैसे होगी, कार्यवाही की प्रक्रिया तय कर सकती है, बोर्ड की प्रक्रिया, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, इनकी प्रक्रिया क्या होगी और न्यायालय की शक्तियां क्या क्या होगी उसे तय कर सकती है। लेकिन जो इस अधिनियम में बनाई गई या दी गई शक्तियां उन्हें कम नहीं कर सकती, वे तो रहेगी, लेकिन जहां पर रिक्त स्थान है, यानी इस अधिनियम में कुछ शक्तियों के बारे में लिखा नहीं है, तो वहां समुचित सरकार नियम बना सकेगी। ये एक साधारण सी बात है। और साक्ष्यों को समन करने, जांच करने, अन्वेषण करने या मामले के अंदर सुसंगत दस्तावेजों को कैसे पेश किया जाएगा उसके बारे में भी नियम बना सकेगी। इसी के साथ ही अगर कोई सुलह बोर्ड है तो उसकी कोरम तय कर सकेगी, सुलह बोर्ड में कितने सदस्य होंगे और उनमें से कम कितने सदस्यों की कोरम होगी, वो उपस्थित होगी, तो कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसी तरह से और कोई बोर्ड है तो उस बोर्ड की कोरम को तय किया जा सकेगा, भाई कम से कम कितने सदस्य हैं तो कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकेगा। कोई रिपोर्ट है तो उसका प्रकाशन कैसे होगा, निर्णय है तो निर्णय को कैसे लिखा जाएगा, कौन से प्रारूप में लिखा जाएगा, उसका किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके बारे में जहां जहां रिक्त स्थान है अधिनियम में वहां वहां नियम बनाए जा सकते हैं। यह समुचित सरकार की शक्ति है। उपधारा क माध्यस्थम करार का प्रारूप, वह रीति जिससे पक्षकार उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे, वह रीति जिससे धारा 10 क की उपधारा 3 क के अधीन अधिसूचना निकाली जा सकेगी। माध्यस्थम करार में नामित मध्यस्थ की शक्तियां और प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुसरण किया जाना है, सबके बारे में नियम बना सकेगी समुचित सरकार। मध्यस्थ करार का क्या प्रारूप होगा, कौन सी रीति होगी, कैसे उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और 10 क के अधीन मैंने आपको बताया था माध्यस्थम करार तब लागू किया जाता है जब उसका प्रकाशन हो जाएगा, तो प्रकाशन कैसे किया जाएगा, कहां अधिसूचना निकाली जाएगी उसके बारे में, और मध्यस्थ किसको नामित किया जाएगा उसके बारे में समुचित सरकार नियम बना सकेगी और प्रक्रिया का तय कर सकेगी। क इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाही में असेसरों की नियुक्ति कर सकेगी। असेसर यानी कि सहायक, अगर कोई मध्यस्थ के सहायक होंगे तो उन्हें असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगी, एक तरह के विशेषज्ञ हो सकते हैं। कार्य समितियों का ख में लिखा गया कि कार्य समिति का गठन उसके कृत्य
और उसमें की रिक्तियों का भरा जाना और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण ऐसी समितियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाना है। कोई भी कार्य समिति है, उसका गठन कैसे होगा, उसके क्या काम होंगे, उसके कार्य, और उसमें की रिक्तियों का भरा जाना, उसमें कोई पद खाली है तो वो कैसे भरा जाएगा कार्य समिति का पद, और क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में केंद्र सरकार नियम बना सकेगी। श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उसकी नियुक्तियों के निर्बंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत न्यायालय बोर्ड के सदस्य और असेसरों तथा साक्षियों के अनुज्ञेय भत्ते भी है। कोई भी न्यायालय बोर्ड सदस्य, असेसर यानी कि उसके सहायक या विशेषज्ञ, और वो साक्षी है तो उनको कोई भत्ता मिलना है, वो कैसे मिलेगा, और किसी को वेतन अगर मिलना है तो वेतन कितना और कैसे कब मिलेगा, उसके बारे में नियम बनाए जा सकेगी समुचित सरकार के द्वारा। वह अनुसचिवीय स्थापना को न्यायालय बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवंटित किया जा सकेगा, और ऐसे स्थापनों के सदस्यों को संदेश, संबलम और भत्ते। अगर कोई मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, अनुसचिवीय स्थापन जो न्यायालय बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवंटित किया गया है, अगर कोई इनको दिया गया कोई भी मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि सरकार के द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी या जो इनके द्वारा लगे हैं, ऐसे सदस्यों को कितना सहारा दिया जाएगा, कितना उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, क्या उनको भत्ते दिए जाएंगे, क्या उनका वेतन वगैरह होगा, उसके बारे में नियम बनाए जा सकेंगे। वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिसके द्वारा और जिन्हें हड़ताल या तालाबंदी की सूचना दी जा सकेगी, और वह रीति जिससे ऐसी सूचनाएं संसूचित की जाएगी। हम अधिनियम में बार बार देख चुके हैं कि हड़ताल या तालाबंदी कोई की जाएगी तो उसके बारे में या तो समुचित सरकार की अनुमति ली जाएगी या उसके किसी प्राधिकारी को सूचित की जाएगी। तो प्राधिकारी कौन होगा, उसके बारे में नियम बना सकेगी कि कौन सा प्राधिकारी होगा जिसको सूचित किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत कभी भी हड़ताल या तालाबंदी की सूचना देने के लिए। वे शर्तें जिसके अध्ययन रहते हुए पक्षकारों का प्रतिनिधित्व विधि व्यवसाय द्वारा किसी न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाही में किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन रहते हुए पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कब कब विधि व्यवसाय द्वारा या लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, उसके बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। और कोई अन्य विषय विहित किया जाना या किए जाए, अन्य विषय जिसके बारे में अधिनियम मौन है या अधिनियम के अंदर रिक्ति है, कोई रिक्त स्थान है, यानी कि स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया, वहां पर भी नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति विद्यमान रहेगी। उपधारा 3, इस धारा के अधीन बनाए गए नियम यह उपबंध कर सकेंगे कि उनका उल्लंघन 50 रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता। अनधिक का मतलब हो गया 50 रुपए तक, 50 रुपए से ज्यादा जुर्माना नहीं होगा। पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, यानी 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि आज के समय में 50 रुपए का जुर्माना काफी कम है, लेकिन पहले इसका 50 रुपए का भी काफी महत्व था। इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष या जहां की समुचित सरकार केंद्र सरकार एवं संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे। जो भी नियम बनाए जाएंगे उसे समुचित सरकार विधानमंडल या संसद के सामने रखेगी। राज्य सरकार समुचित सरकार है तो विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद जैसी स्थिति है वहां उनके सामने रखेगी, और संसद है तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, बारी बारी से दोनों जगह से उन नियमों को पास करवाना होगा। उपधारा 5, इस धारा का दिन कोई भी नियम बना दिया जाता है तो नियम जिस दिन बनता है उसके बनने के 30 दिन के भीतर भीतर संसद के सामने रखा जाएगा, अगर संसद सत्र चालू है। और संसद सत्र चालू नहीं है तो जब भी संसद सत्र चालू होगा तो उसके सामने यथाशीघ्र रखा जाएगा। और ऐसा संसद, केंद्र सरकार ने नियम बनाए तो संसद के सामने रखेगी, और राज्य सरकार ने अगर नियम बनाए हैं तो राज्य विधानमंडल के सामने रखेगी। तो ऐसी स्थिति में संसद या विधानमंडल जो भी है वह उन जो नियम बनाए गए उनके ऊपर विचार करेगी,
और अगर संसद उस पर विचार करे तो संसद के दोनों सदन विचार करेगी। दोनों सदनों में से किसी सदन का यह मत है कि ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अब उन नियमों का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन दोनों सदनों ने उन नियमों को पारित कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अब वह नियम प्रभावी हो जाएंगे। और इस बीच में यानी नियम बनाने से लेकर संसद के द्वारा निर्णय करने तक या विधानमंडल द्वारा निर्णय करने तक जो भी नियम लागू, जो भी प्रभावी है, वह लागू वैसे ही रहेंगे जैसे कोई एकदम मान्य नियम हो। भले ही 30 दिन के बाद में जब संसद के सामने रखे संसद ने उन्हें निरस्त कर दिया हो या अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन इस दौरान में जो कार्य हो गए हैं वे विधि मान्य माने जाएंगे उन नियमों के अधीन। धारा 39 शक्तियों का प्रत्यायोजन बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्दिन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रत्युक्त कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसे शर्तों के यदि कोई हो अध्ययन जिन्हें निर्देश में निर्दिष्ट किया जाए यथा निम्नलिखित भी प्रयोज्य होगी। क्या होगी देखते हैं। जहां की समुचित सरकार केंद्र सरकार हो, वहां केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसे अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, तथा जहां की समुचित सरकार राज्य सरकार हो, वहां राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसा अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए। शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में। प्रत्यायोजन किसे बोलते हैं? अपनी शक्तियों को किसी अन्य को सौंप देना। समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसी भी हो, शासकीय राजपत्र जो गजट होता है, नेशनल गजट होगा, उसके अंदर नोटिफिकेशन निकालने के बाद में ऐसा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए जो नियम हैं उन्हें लागू करने की जो शक्ति है जो केंद्र सरकार की है या समुचित सरकार की है, वह किसी अधिकारी या किसी दूसरे व्यक्तियों को प्रत्यायोजित की जाती है यानी कि सौंपी जाती है। तो ऐसा समुचित सरकार कर सकेगी। समुचित सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है वह अधिकारी या प्राधिकारी के बारे में शक्तियों को सौंपने के लिए स्वतंत्र है। धारा 40 अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति। इस अधिनियम के अंदर 5 अनुसूचियां दी गई है, 5 टेबल दी गई है। उन टेबल में संशोधन करने की शक्ति समुचित सरकार की है। समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिसने भी अधिनियम बनाया है या जो भी उसमें समुचित सरकार है। यदि समुचित सरकार की राय हो कि ऐसे करना लोकहित में समीचीन या आवश्यक है, जरूरी है या आवश्यक है, तो वह पहली अनुसूची में कोई उद्योग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जोड़ सकेगी और ऐसे किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर पहली अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी। पहली अनुसूची के अंदर समुचित सरकार कोई भी संशोधन करके उसमें उद्योगों की जो सूची दी हुई है उसमें कोई नया उद्योग जोड़ सकेगी उस सूची के अंदर, और उसके बारे में गजट नोटिफिकेशन निकालने के बाद में अब यह समझा जाएगा पहली अनुसूची का भाग है वह उद्योग भी। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर सकेगी या संशोधित कर सकेगी। ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने पर यथास्थिति दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में तदनुसार संशोधन समझा जाएगा। दूसरी और तीसरी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार ही उसमें कोई संशोधन कर सकेगी और केंद्र सरकार ने जो संशोधन कर दिए वह लागू होंगे। अब वह दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची का भाग समझा जाएगा। हर ऐसी अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र यदि अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निकाली गई है तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष यह ऐसी अधिसूचना केंद्रीय सरकार द्वारा निकाली गई है तो संसद के सामने रखी जाएगी। कोई भी अधिसूचना निकाली जाएगी तो वह संसद के सामने या राज्य विधानमंडल के सामने जरूर रखी जाएगी। और इसी के साथ ही लेबर लॉ के ऊपर 22वां वीडियो लेक्चर और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर 17वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।